आज हम दोस्तों 11th क्लास का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले पार्ट तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन नामकरण की जो नीम है वो उन्हीं 3 पार्टों के अंदर है। तो देखो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको इन यौगिकों का नाम ध्यान में। देखो नामकरण लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का तो इन शब्दों को पहले याद रखेंगे। एक तो इसके पीछे वाले पार्ट में मैंने बताया था संतृप्त। देखो एक नाम आया था हाइड्रोकार्बन। क्या आया था? हाइड्रोकार्बन। एक नाम तो हाइड्रोकार्बन आया। दूसरा नाम आया वहां पर कार्बन श्रृंखला। इनकी परिभाषा लिखाई हुआ है पीछे वाले भाग में, पूरी परिभाषा लिखाई हुई है, वो याद कर लेना। उसके बाद में ये नामकरण आपको पूरा समझ में आएगा, नियम समझ में आएंगे। क्योंकि ये नाम आएंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन नाम आ गया तो इसकी परिभाषा आपको आएगी नहीं तो क्या करोगे आप। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। कार्बन श्रृंखला नाम आएगा। कार्बन श्रृंखला के बाद में एक नाम आपको देखने को मिलेगा अचक्रीय। ये टोटल बात अचक्रीय में वहां पर करी थी हमने। अचक्रीय यौगिक। दूसरा नाम आएगा चक्रीय यौगिक। तो दोस्तों इन नामों का आपको पता होना चाहिए, ये इनकी संरचना किस प्रकार से होती है और इनका परिभाषा क्या होती है। देखो एक हमने वहां पर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, एक पढ़ा था अचक्रीय संरचना, एक पढ़ा था चक्रीय यौगिक, एक पढ़ा था कार्बन श्रृंखला और एक नाम आया था असंतृप्त एवं संतृप्त यौगिक और एक आया था एरोमेटिक यौगिक। तो अब हम इनकी थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं, क्योंकि पूरा लिखवाया आपको पूरे ये टोटल क्या कार्बनिक यौगिक है। इनकी पूरी विशेषता उदाहरण सहित हमने समझ लिया। अब इनका नामकरण करते हैं, नाम किस प्रकार से लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोकार्बन का। किसका करते हैं? हाइड्रोकार्बन का। अचक्रीय यौगिक क्या होते हैं? कार्बन श्रृंखला। देखो पहले समझते हैं हम कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला का मतलब ये होता है एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस पर 1 2 3 5 लगाने के लिए हम कार्बन को 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर देते हैं। इसे बोलते हैं नंबरिंग। क्या कहते हैं? नंबरिंग। अब हम नियम भी पढ़ेंगे और इनका नाम भी लिखना सीखेंगे, तो आप ध्यान से समझते रहें। देखो एक कार्बन दूसरा तीसरे चौथा, इसे इस प्रकार की जुड़ी हुई श्रृंखला कार्बन की क्या कहलाती है? कार्बन श्रृंखला। क्या कहलाती है? कार्बन श्रृंखला। इसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन यदि बंध नहीं बनाता है तो इसे हम कहते हैं अचक्रीय यौगिक, मतलब चक्कर का निर्माण नहीं करते, इसलिए इन यौगिकों का नाम क्या हो गया? अचक्रीय यौगिक। इन अचक्रीय यौगिकों का वहां पर कहा था एलिफेटिक यौगिक। और एलिफेटिक यौगिक होते हैं जिनकी खोज किससे हुई थी? इन अचक्रीय यौगिकों की जंतुओं की वसा से हुई, जिनको ग्रीक भाषा में कहते हैं एलिफर। और एलिफर होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? एलिफेटिक यौगिक। उसके बाद में आएगा चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक का मतलब होता है कि पहला कार्बन, मान लेते 4 कार्बन है, 4 कार्बन को इस प्रकार वलय के रूप में लिख लेते हैं। और वलय हमने इस प्रकार से बनाई थी। जो कोने होते हैं इन कोनों को हम किसके द्वारा दिखाते हैं? कार्बन परमाणु के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है। और ये क्या बन गई? वलय बन गई। अब देखो ये जो इसमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि पहला कार्बन और चौथा कार्बन क्या बना रहा है? बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो क्या कहलाते हैं? चक्रीय यौगिक। क्या कहलाते हैं? चक्रीय यौगिक। और चक्रीय यौगिक हमने ये पढ़े थे कि समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक होते हैं वलय के अंदर केवल कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय का मतलब होता है कार्बन परमाणु के साथ अन्य परमाणु भी पाए जाते हैं, विषम चक्रीय कहलाते हैं। और चक्रीय यौगिक होते हैं वो भी हमने 2 पढ़े थे, एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा आता है एरोमेटिक यौगिक। देखो ये एरोमेटिक यौगिक है। एलिसाइक्लिक यौगिक में भाई 3 4 5 6 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। उसमें एकल बंध के साथ साथ द्विबंध भी पाए जा सकते हैं, एक द्विबंध भी पाया जा सकता है। और इसके गुणधर्म किसके समान होते हैं? चक्रीय यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिकों के। और एरोमेटिक में क्या होते हैं? कम से कम कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। और 6 कार्बन परमाणु क्या होते हैं? एकल और द्विबंध क्या होते हैं? एकांतरित क्रम में होते हैं। ठीक है, ये वहां पर हमने पढ़ लिया था। असंतृप्त का मतलब ये होता है कि कार्बन श्रृंखला होती है उसमें एकल बंध के अलावा क्या दिखाई दे? द्विबंध या त्रिबंध भी आपको दिखाई देते हैं। क्या कहलाते हैं?
असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त का मतलब होता है केवल कार्बन श्रृंखला में कौन से बंध दिखाई देंगे, एकल बंध। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कार्बन श्रृंखला होगी इसमें आपको एकल बंध भी दिखाई दे सकते हैं, द्विबंध भी दिखाई देते हैं और त्रिबंध भी दिखाई देते हैं। तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, द्विबंध कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और त्रिबंध कार्बन वाले भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो इन बंधों के आधार पर भी हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, तो बंध को भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर एकल बंध भी हो सकता है, द्वि भी हो सकता है और त्रि भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ये है यौगिक है, इनकी परिभाषा और सामान्य परिचय हमने थोड़ा सा और देख लिया, रिपीट कर लिया ताकि आपके माइंड में समझ में आ जाए कि पीछे वाले पार्ट में ये सब बताया हुआ है और लिखवाया हुआ है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक में दो प्रकार के थे, एक तो बेंजीनोइड और दूसरा नॉन बेंजीनोइड। उसके उदाहरण देखे थे, जो उदाहरण हमने देखे उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम लिखते हैं कि नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। मान लेते हैं ये है एरोमेटिक, तो बताओ इसका नाम लिखते हैं, तो नाम कैसे लिखा जाएगा। आपके सामने यह आ गया, इसका नाम क्या लिखा जाएगा। आपके सामने यह आ गया, वहाँ पर उदाहरण किया था, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा। ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो आप हेडिंग डालो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब हेडिंग आपने डाल ली होगी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। लिखो इसमें, इन यौगिकों के नामकरण के लिए 3 पद्धतियां होती है। 3 पद्धतियां होती है। नंबर 1 लगाकर लिखो, रूढ़ या साधारण नाम। रूढ़ या साधारण नाम पद्धति, इसे दूसरा नाम होता है कॉमन नेम। दूसरी होगी व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी होगी व्युत्पन्न पद्धति, डेरिवेटिव। तीसरी होगी आईयूपीएसी पद्धति। तीसरी होगी आईयूपीएसी पद्धति। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा, ये 3 नाम पद्धतियां होती है। एक तो रूढ़ या साधारण नाम पद्धति, जिसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। क्या कहते हैं, कॉमन सिस्टम। और दूसरी पद्धति होगी व्युत्पन्न पद्धति, जिसका नाम होगा डेरिवाइड सिस्टम। और तीसरा होगा आईयूपीएसी पद्धति। हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे प्रत्येक नाम पद्धति में। देखो कि मान लेते हैं जो आपके सामने हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन का आप मान लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन और ये कार्बन श्रृंखला है, और कार्बन श्रृंखला में आपको हाइड्रोजन जोड़ना मैंने सिखा दिया। तो यदि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और 4 के लिए हम हाइड्रोकार्बन कैसे बनाते हैं, देखो ये बना दिया। बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं, संयोजकता एक तो यहाँ पर पूरी हो रही है और 3 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। बताओ यहाँ पर 1 और 2 पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। और इसकी 4 संयोजकता पूरी करने के लिए कितनी जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन परमाणु होता है, और कार्बन परमाणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, प्रत्येक की हमें संयोजकता करनी है 4। और 4 संयोजकता में आपको, अर्थात कहने का मतलब है 4 बंधों के द्वारा दिखाना। यदि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है, और कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, त्रिबंध है, तो हम इस पर हाइड्रोजन कितने जोड़ते हैं, एक संयोजकता पूरी हो रही है, इसमें 2 पूरी हो रही है, इसमें 3 पूरी हो रही है, 3 पूरी हो रही है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 पूरी हो रही है 2 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन तो बनाने आपको मैंने सिखा दिए। अब इन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए 3 पद्धतियाँ होती है। एक तो होती है साधारण या रूढ़ नाम पद्धति, उसके बाद में व्युत्पन्न पद्धति, और उसके बाद में आईयूपीएसी पद्धति। देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा जो नाम है उसको घर में बोलते हैं साधारण नाम, छोटा नाम बोलते हैं, जैसे सोनू मोनू कुछ बोलते हैं, वो नाम हमारा क्या होगा, रूढ़ या साधारण नाम। व्युत्पन्न का मतलब होता है हमारा नाम कोई परिवार के सदस्य से जोड़कर यदि
लिखा जाता है तो उसका नाम क्या होता है, व्युत्पन्न पद्धति में नाम। और हमारा जो ओरिजिनल नाम होता है वो नाम क्या होता है, आईयूपीएसी पद्धति में। उसी प्रकार हम हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो रुड और साधारण नाम पद्धति एक छोटी पद्धति होती है, इसमें छोटे नामों के द्वारा दर्शाया जाता है और इनका जो नाम है वो किस प्रकार के स्रोत के द्वारा प्राप्त किया गया उसके आधार पर इनका नाम रखा गया। और व्युत्पन्न पद्धति का मतलब होता है कि साधारण नाम पद्धति होती है, उसी के आधार पर हम किसको नाम लिख देते हैं, व्युत्पन्न पद्धति को। और आईयूपीएसी पद्धति क्या होती है कि हम छोटे कार्बन परमाणु मतलब कम कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन का नाम हम इन विधियों के द्वारा तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हाइड्रोकार्बन वाले मान लेते हैं 50 कार्बन वाला है, 12 कार्बन वाला है, 13 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। भाई श्रृंखला बाद 13 कार्बन की आ गई, 12 की आ गई, 50 की आ गई, उसके लिए हम साधारण नाम लिखना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कौन सी पद्धति काम में लेते हैं, आईयूपीएसी पद्धति काम में लेते हैं। तो आप इन तीनों पद्धतियों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो इनका नाम लिख लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की 3 पद्धतियाँ होती है, रुड साधारण जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन सिस्टम, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति जिसे कहते हैं डेरिवाइड सिस्टम, और तीसरी होती है आईयूपीएसी पद्धति। और हेडिंग डाल लो आप रुड या साधारण नाम। अब लिखो रुड और साधारण नाम पद्धति, इसमें लिखना स्टार्ट करो, तीर लगाकर लिखो। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है तथा नामकरण की सबसे पुरानी विधि है, नामकरण की सबसे पुरानी विधि है। नीचे तीर लगाकर लिखो। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके स्रोत, स्थान, आविष्कार। भाई आविष्कार का मतलब कहाँ से इनका खोजा गया, कहाँ इसका स्थान क्या होता है और किससे प्राप्त किया गया। स्रोत का मतलब किससे प्राप्त किया गया। मान लेते हैं कौन से पेड़, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को कहाँ से प्राप्त किया गया, फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल को कहाँ से प्राप्त किया गया, चींटी के डंक से प्राप्त किया गया। तो इसलिए ये टोटल क्या हो जाते हैं, स्रोत। तो आपने लिखा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके स्रोत, स्थान और आविष्कार आदि के आधार पर रखे गए, आदि के आधार पर रखे गए। ये लिख लिया आपने। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके स्रोत, स्थान तथा आविष्कार आदि के आधार पर रखे गए। तो नीचे तीर लगाकर लिखो, इनके आधार पर इन यौगिकों के सूत्र साधारण या रुड नाम तथा स्रोत की निम्न प्रकार से समझाए गए। तो नीचे में इसके बाद में हम सूत्र, उसके रुड नाम और स्रोत लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं सारणी बना रहा हूँ, तो उसके अनुसार आप लिख लेना कि इसका नाम क्या होता है। अब देखो ये सारणी बना लेना कि रुड नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो सूत्र, इसके बाद में ये क्या हो गया, रुड नाम और स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त किए गए। सूत्र है, एक कार्बन परमाणु पर यदि 4 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो आप इसका साधारण नाम तो जानते हैं कि मीथेन, आईयूपीएसी नाम तो होता है मीथेन। हम आईयूपीएसी नामकरण में इसका नाम लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका रुड नाम है मार्स गैस। CH4 का रुड नाम क्या है, मार्स गैस। ये कहाँ से प्राप्त की गई, ये जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं
दलदली अक्षेत्रों से प्राप्त की गई। लिखो आप, दलदली अक्षेत्रों से प्राप्त की गई। CH4 है, इसका रूट नाम क्या होगा? मार्स गैस होगा। कहाँ से प्राप्त की गई? दलदली क्षेत्रों से प्राप्त की गई। दूसरा लिखते हैं हम, यदि इस मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और एक जुड़ जाता है OH, ये हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में। तो इसका नाम होता है, रूट नाम होता है कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट इसका नाम होता है, जिसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से जो लकड़ी होता है उसका हम क्या करवाते हैं? भंजक आसवन करवा देते हैं। उसकी भाप के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? कास्ट स्पिरिट प्राप्त करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि लकड़ी के जो गेट होते हैं उन पर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। वो क्या? कास्ट स्पिरिट ही है। उतारो। इसके बाद में तीसरा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, मतलब एक कार्बन का। तो बताओ इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम हमेशा होगा फॉर्मिक अम्ल। बताओ ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? चींटियों के डंक से। चींटियों के डंक, ये है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र ये है, इनके नामकरण भी हम पढ़ेंगे। तो यह फॉर्मिक अम्ल, रूट नाम में HCOOH सूत्र है, इसका रूट नाम में होगा फॉर्मिक अम्ल। स्रोत किससे प्राप्त करते हैं? चींटियों के डंक से, और चींटियों को कहते हैं फॉर्मिका। क्या कहते हैं? फॉर्मिका। जैसे मान लेते हैं आप चींटी अपनी सामान्य भाषा में का कीड़ी, जैसे डंक लगाता है, चींटी जैसे डंक लगाती है, बताओ दर्द उत्पन्न होता है। वो दर्द किसके कारण होता है? इस फॉर्मिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। अब यदि एक इस प्रकार का समूह होगा तो इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया गया? सिरका से प्राप्त किया गया। सिरका से प्राप्त किया गया। सिरका से प्राप्त किया गया। और सिरका को ग्रीक भाषा में कहते हैं एसिटम, या लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। उतारो आप, साथ साथ में उतारते चलो। आगे हम इसके अलावा और भी उदाहरण है। अब देखो आगे लिखो, आपने एक वॉलर के द्वारा इस प्रकार के यौगिक का निर्माण किया गया जो प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो उसका नाम आपको दिमाग में रखना है। नाम क्या बताया था मैंने? यूरिया। तो बताओ यूरिया का सूत्र क्या होगा? NH2CONH2। ये प्रथम कार्बनिक यौगिक था जो किसने बताया था? जैव शक्ति सिद्धांत में वॉलर ने, और अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया गया था। तो इसका साधारण नाम क्या होगा? यूरिया। बताओ यूरिया को कहाँ से प्राप्त किया गया? मूत्र से प्राप्त किया गया। मूत्र से प्राप्त किया गया। मूत्र से प्राप्त किया गया। और मूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। और यूरिन से क्या बन गया? यूरिया बन गया। यूरिन से क्या बन गया? यूरिया बन गया। अब देखो आगे वाला मैं उदाहरण लिखता हूं। देखो इस प्रकार का सूत्र आपको दिखाई देगा। इसका IUPAC नाम आप आराम से कर लेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। और इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे, अपने आप आएगा, आप ही लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जिसको कहाँ से प्राप्त किया गया? लेक्टम से। लेक्टम किस में होता है? दूध से प्राप्त किया गया। तो आपको पूछ ले कि दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध को हम क्या कहते हैं? लेक्टम कहते हैं। प्राप्त किया गया। ये आपने सूत्र लिख लिए। ये क्या हो गए? साधारण पद्धति में नाम या रूढ़ पद्धति में नाम। तो ये आपने उतारो, और नहीं उतारो तो जल्दी उतारो आप।
उतारो, जल्दी उतारो आप। उतार लिया? तो ठीक है, अब हम आगे वाली पद्धति पढ़ते हैं, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, इसमें लिखो, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सरल यौगिकों के नाम के आधार पर किया जाता है। सरल यौगिकों के नाम के आधार पर किया जाता है। जैसे मैंने सरल यौगिक सूत्र लिखा और उसका व्युत्पन्न पद्धति में सूत्र क्या होगा, सरल यौगिकों का व्युत्पन्न, और उसका हम क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न नाम लिख देंगे, व्युत्पन्न सूत्र, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न नाम लिखेंगे। सरल यौगिक हमने अभी पढ़ा था कि एक होता है मेथेन, क्या होता है, मेथेन CHO4। अब यदि इससे नाम जोड़ते हुए यदि सूत्र का नाम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, व्युत्पन्न नाम हो जाता है। तो देखो, एक कार्बन परमाणु को हमने मेथेन कहा था, तो इसी प्रकार हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि एक कार्बन लिख दिया और इससे हम 3 जोड़ देते हैं। बताओ कितने, 3 जोड़ दिए। तो बताओ, एक कार्बन को, इस एक कार्बन को हमने क्या कहा, मेथेन। तो ये देखो मेथिल समूह होते हैं, आगे समझ में आएंगे, प्रतिस्थापित समूह होते हैं, CH3 मेथिल, मेथिल और मेथिल। बताओ कितने मेथिल हो गए, 3 मेथिल हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, व्युत्पन्न नाम हो गया ट्राई मेथिल। व्युत्पन्न पद्धति में नाम लिखा रहा हूं मैं, ट्राई मेथिल मेथेन। बताओ, मेथेन तो मूल नाम है सरल यौगिकों के नाम के हिसाब से, ये हो गया। एक लिखते हैं हम CH3OH, CH3OH, इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम होता है कार्बिनोल, इसका लिखते हैं मेथेन, इसको हम कहेंगे कार्बिनोल। जो कास्ट स्पिरिट से प्राप्त किया गया, इसका नाम होता है कार्बिनोल। कार्बिनोल का मतलब हमेशा होता है ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, उस कार्बन और OH समूह का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, कार्बिनोल। क्या कहलाता है, कार्बिनोल। तो देखो, ये इस प्रकार का समूह है, मतलब अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। जैसे मैं लिखता हूं, एक आ गया CH3 CH2OH, एक सूत्र मैंने ये लिख दिया, एक लिख दिया CH3 CH3 और OH, और एक सूत्र मैंने लिख दिया CH3 और, चलो 2 समझो आप पहले। तो बताओ, ये OH समूह है, इस प्रकार का सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये OH समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को, तो क्या, ये तो क्या हो गया, कार्बिनोल, और कार्बिनोल के अलावा क्या हो गया, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल। क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल। आगे हम एल्कोहल, ये एल्कोहल समूह है, इस एल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें ये पद्धति वापस आएगी। तो आपको एक बार केवल थोड़ा सा ये देखना है कि जो बता रहे हैं वही आपको देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, OH समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है वह कार्बन क्या है, कार्बिनोल, और 2 मेथिल, इसका मतलब क्या हो गया, डाई मेथिल। क्या हो गया, डाई मेथिल, और इस समूह का नाम क्या हो गया, कार्बिनोल। क्या हो गया, कार्बिनोल। तो आपको ये डैश डैश नहीं लिखाना, ये तो केवल समझाने के लिए लिखा रहा हूं मैं। ये उतारो आप, बस इसके अंदर केवल 2 ही पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद में व्युत्पन्न पद्धति अपने आप, व्युत्पन्न पद्धति केवल एल्कोहल के अंदर ही चलेगी ज़्यादातर। इस प्रकार के परमाणु वहां पर हम दोबारा पढ़ लेंगे एक बार, केवल जो नाम आए तो आपके दिमाग में यह नहीं चलेगी व्युत्पन्न पद्धति सर ने कराई नहीं, तो एक बार उतार लो। इसके बाद में पढ़ते हैं हम IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति, तो आपने ये उतार लिया होगा। तो हमने इस चैप्टर के ये जो पार्ट है चैप्टर का,
तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका नामकरण पढ़ा। नामकरण की पद्धति पहली कौन सी पढ़ी थी, रूढ़ या सरल नाम पद्धति, जिसे कहते हैं कॉमन सिस्टम। और दूसरी हमने क्या पढ़ी, व्युत्पन्न पद्धति, जिसे क्या कहते हैं डेरिवाइड सिस्टम। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद तीसरी पद्धति आएगी, मेन पद्धति आएगी कि आईयूपीएसी पद्धति। ये तो क्या है, थोड़े कार्बन परमाणु वाले कार्बन श्रृंखला के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण करने की पद्धतियाँ होती है। लेकिन ज़्यादा कार्बन की यदि आपके सामने कोई श्रृंखला आ जाए तो उसका नाम हम किसे लिखते हैं, इस रूढ़ या साधारण या व्युत्पन्न पद्धति न करके हम कौन सी पद्धति यूज में लेते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में यूज में लेते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे वाले पार्ट में। तो ठीक है, ये आप दोनों पद्धति याद कर लेना। इसके आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी पद्धति, और आईयूपीएसी पद्धति में क्या पढ़ेंगे, उसका पूरा का पूरा नामकरण पढ़ेंगे। तो वो लगभग 35 और 40 मिनट का पूरा टाइम है, उसके अंदर वो पढ़ेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।